हाय गाइस, दिस इज़ किरण एंड वेलकम टू किरण क्लासेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और कौन सा टॉपिक चल रहा है जो पहले से ही है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। और 4-5 लेक्चर इसके हो चुके हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य। ओके, साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने सेल की स्ट्रक्चर है वो बताई थी। तो जैसे कि मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन PM, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन थोड़ी वो बना दी मैंने, ये न्यूक्लियस है ना। और ये वाला जो पोर्शन है, मैं प्लांट सेल की बात करूं, प्लांट सेल में इसके बाहर की ओर क्या होता है, ये सेल वॉल होती है ना। ये प्लांट सेल है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में न्यूक्लियस किनारे भी होता है क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसके रीजन की वजह से जो न्यूक्लियस है वो किनारे की ओर होता है। और एनिमल सेल में न्यूक्लियस है वो केंद्रक में होता है। तो ये जो वाला पोर्शन है वो क्या है, ये पोर्शन है, ये है साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म है ना, यानी कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो भाग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो तरल भाग होता है। साइटोप्लाज्म किस फॉर्म में होता है, साइटोप्लाज्म तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। साइटोप्लाज्म है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके जो लिक्विड फॉर्म वाला भाग होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इस कोशिका द्रव्य के अंदर विशिष्ट कोशिका के विशिष्ट घटक उपस्थित होते हैं। विशिष्ट घटक कौन से घटक, मैं बात करूं कोशिकांग की, कोशिकांग। विशिष्ट घटक कौन से, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है, कोशिका के अंगक। यानी साइटोप्लाज्म में क्या उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म में कोशिका के अंगक है वो प्रेजेंट होते हैं। कोशिका के अंगक क्या कार्य करते हैं, इनका क्या वर्क होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो कोशिकांग उपस्थित होते हैं इनका प्रत्येक का अलग अलग कार्य होता है, जो कि आगे के लेक्चर में विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पढ़ रहे हैं तो इसके रेफरेंस में ये देखेंगे कि इसके अंदर कोशिका के जो घटक हैं वो उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और बाहर साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर, यानी प्रोटोप्लाज्म सेल का कोर कंपोनेंट होता है और इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जो कोशिका के अंगक होते हैं वो कुछ अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, उपस्थित होते हैं। कुछ अंगक हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं और कुछ अंगक हैं वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ झिल्ली युक्त होते हैं। बट मैं बात करूं राइबोसोम की, तो राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन है वो उपस्थित नहीं होती है। प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल की बात करूं, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोट सेल में जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनमें कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। प्रोकैरियोट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं होता, यानी केंद्र जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है वो केंद्रकाय के रूप में उपस्थित होता है, केंद्रकाय के रूप में उपस्थित होता है। यानी उनमें प्रोकैरियोट सेल में क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट सेल में ये सब प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में कुछ डिफरेंस है वो बता देती हूँ आपको, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा इन दोनों सेल के बीच में।
ये है प्रोकैरियोट सेल और ये है यूकैरियोट सेल। ओके, प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल। सबसे पहले मैं आकार की बात करूं तो प्रोकैरियोट जो कोशिका होती है उसका आकार होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, यानी कि अपेक्षाकृत छोटा आकार होता है, ऐसे बोल सकते हो। यूकैरियोट जो सेल होती है उसका अपेक्षाकृत बड़ा आकार होता है, बोले तो 5 से 100 माइक्रोमीटर। ये इसका जो है साइज होता है प्रोकैरियोट का, यूकैरियोट का। प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का ये इनका जो है वो साइज होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इनके कोशिकीय क्षेत्र की, केंद्रकीय क्षेत्र की, केंद्रकीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो केंद्रकीय क्षेत्र में क्या होता है। केंद्रीय क्षेत्र प्रोकैरियोट में तो को केंद्रीय क्षेत्र मतलब सुस्पष्ट होगा नहीं, इनमें तो क्या होगा केंद्रकीय क्षेत्र यानी केंद्र की जो झिल्ली होती है, केंद्रकीय क्षेत्र केंद्रकाय के रूप में है वो उपस्थित होता है, केंद्रकाय के रूप में उपस्थित होता है, यानी कि केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट नहीं होता, सुस्पष्ट है वो नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट सेल में केंद्रक है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, सुस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट है वो होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। बात करूं यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्रेजेंट होती है यूकैरियोट में। बात करूं मैं क्रोमोसोम की गुणसूत्र की, तो प्रोकैरियोट में एक क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट में मोर देन वन क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। अब कितने भी हो सकते हैं अलग अलग में। झिल्ली युक्त कोशिकांग है, झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो इसमें सारे कोशिकांग हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग, वो एब्सेंट होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, यानी सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे, सभी पे झिल्ली पाई जाएगी। राइबोसोम होगा जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में इस प्रकार से होगा कि उन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन राइबोसोम का जो टाइप होता है वो दोनों में अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। मेम्ब्रेन की जो सार्थकता है, मेम्ब्रेन की सार्थकता है वो वायरस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मेम्ब्रेन की झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, इनकी सार्थकता वायरस के एग्जाम्पल से हैं वो समझ सकते हैं। वायरस का एग्जाम्पल कैसे लिया मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रही थी पीछे के लेक्चर में, तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एसेलुलर का ऐसा एक क्वेश्चन दिया था। वायरस होता है वो एसेलुलर होता है। वायरस कैसा होता है, वायरस एसेलुलर होता है, यानी कि वायरस पे कोई मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती है, वायरस पे कोई झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है। अब क्या होता है कि वायरस में तब तक सजीव के लक्षण नहीं देखने को मिलेंगे जब तक कि क्या होगा, जब तक कि सेल्स में क्या कि वो दूसरे सजीव की सेल्स की मशीनरी का उपयोग करके अपने आप को मल्टीप्लिकेट नहीं कर लेता। वायरस में मैं मेम्ब्रेन की सार्थकता की यूटिलिटी की यहाँ पे बात कर रही हूँ, वायरस का एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ कि वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उसमें कोई सजीव के लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। सजीव के लक्षण उसमें यानी वो निर्जीव अवस्था में ही होता है। सजीव के लक्षण उसमें तभी देखने को मिलेंगे जब वो दूसरे सजीव की सेल में इंटर करेगा, उसकी जो मशीनरी होगी उसको यूज करके और अपने आप को मल्टीप्लिकेट कर लेगा, गुणन कर लेगा, तब उसमें जो सजीव के लक्षण है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक था साइटोप्लाज्म का, छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो कोशिका के अंग है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी है ना, बाकी और जो अंग हैं उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।